प्रणाली बना रखी है, इसमें किसी भी व्यक्ति के टैक्सों का हिसाब करना यह कतई संभव नहीं। सरकार जितना उसने ये टैक्स विभाग बना रखा है, इसको अगर 10 गुना भी बढ़ा दे तो भी किसी व्यक्ति के द्वारा जो टैक्सों का हिसाब दिया जाता है उसकी क्रॉस जांच नहीं संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए मैं ये कहूँगा, ये सारी टैक्स प्रणाली केवल झूठ, मक्कारी, बेईमानी, पाखंड और इसके जो दुष्परिणाम है वो तो आप देख ही रहे हैं, इन पर टिकी है। इसलिए इसकी बनिस्बत एक साफ सुथरा टैक्स होना चाहिए जो न्याय की हर कसौटी पर खरा है। कैसा और वो है केवल संपत्ति पर टैक्स। न्याय की दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि इस देश में अगर पैदा होने वाला हर बालक, संपत्ति का टैक्स का मतलब क्या है कि व्यक्ति के पूरी संपत्ति का असेसमेंट करके और उस पर एक मुश्त टैक्स लगा दिया जाए। बिल्कुल, आप ठीक समझे। बल्कि मैं पहले ये कहूँगा कि एक व्यक्ति के संपत्ति संग्रह की एक न्यायपूर्ण सीमा क्या है। अभी टैक्स इनकम पर लगता है। हाँ ठीक है, आपका कहना है कि टैक्स जो है संपत्ति पर लगाया जाए। बिल्कुल। माने जिस घर को उसने बनाया उस घर पर वो हर साल टैक्स देता रहे। ये जरूरी नहीं है। अगर उसके पास एक सीमा से कम ही है तो कुछ भी टैक्स नहीं देना उसे संपत्ति कर भी नहीं देना। बिल्कुल। जो मूल बात है कि पहले ये तय हो कि अगर देश की सारी संपदा, सारी संपत्ति इस देश के सारे नागरिकों की है तो एक व्यक्ति की अधिकतम संपत्ति की सीमा क्या है। बिल्कुल। क्योंकि अगर सैद्धांतिक दृष्टि से हम कोई व्यवस्था करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति के अधिकारों की अधिकतम सीमा का निर्धारण तो करना पड़ेगा। आप आदमी की न्यूनतम उपभोग की सीमा का निर्धारण करना पसंद करेंगे कि उसकी अधिकतम सीमा का? मैं उपभोग की न्यूनतम और अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके मूल संपत्ति अधिकार की बात कर रहा हूँ। और उनकी एक लिमिट भी तय करना। हाँ, उनकी लिमिट यानी देखिए, माने आपका कहना है कि आप गरीबी रेखा नहीं बल्कि अमीरी रेखा बनाना चाह रहे हैं। मैं उसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि न्याय के आधार पर एक व्यक्ति चाहे कितना ही बुद्धिमान, कितना ही योग्य और परिश्रमी क्यों न हो, तो भी उसे औसत सीमा से ज्यादा संपत्ति संग्रह का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर उसे ये अधिकार ही नहीं होगा तो वो कमाएगा क्यों? किसके लिए कमाएगा? सरकार के लिए। मैंने ये कहा है कि यहाँ तक तो उसे अधिकार है, ठीक है, इससे ज्यादा वो रखता है तो उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में जाना चाहिए। मैंने उसे वो हिस्सा कितना है? वो हिस्सा कितना? मैंने ये कहा है कि बाकी के लिए वो समाज का कर्जदार है। समाज का कर्जदार है तो ये टैक्स ब्याज की दर से होना चाहिए। क्योंकि हम एक कर्जदार व्यक्ति जिससे कर्ज लेता है उससे उसका जो अतिरिक्त भुगतान करता है वो ब्याज की दर से करता है। आप तो इस देश के 90 करोड़ लोगों को खुश करने की बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं? मैं अगर 90 करोड़ लोगों को खुश करने की बात कह भी रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? लेकिन 10 करोड़ लोगों को थ्रेट दे रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये पूरा समाज एक बड़ा परिवार है तो स्वाभाविक रूप से कम और ज्यादा योग्यता के लोग, कम और ज्यादा कार्य क्षमता के लोग तो निरंतर पैदा होते रहेंगे। इनके बीच का सामंजस्य बिंदु क्या है? एक अपार्टमेंट में जो दीवार लगी है उस दीवार के इधर वाला घर इधर वाले घर से कोई संपर्क नहीं रख रहा है। देश के 125 करोड़ लोग जो हैं आपस में हम कैसे मान लें कि वो एक परिवार हैं? और ये 10 करोड़ लोग या ये जो 5 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, जो सबसे ज्यादा संपत्ति जिनके पास है, ये क्यों परिवार मान करके अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उन लोगों को दें जो लोग परिश्रम नहीं करते, जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते, जो लोग नकारा हैं, या तो शराब पीते हैं या जुआ खेलते हैं या फिर बाकी किसी और धंधे में लगे हैं? बिल्कुल, आपका प्रश्न जायज है। मैं इसीलिए पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि इस देश की सारी संपदा पर, इस देश के सब लोगों के अधिकार को हम किस प्रकार परिभाषित करें। क्योंकि आज जिनके पास जो संपत्ति है वो कुछ कानूनों के कारण है। वो कानून बदल दिए जाएं तो उनका संपत्ति अधिकार और संपत्ति दोनों बदल जाएंगी। तो आज जो बने हुए कानून हैं वे ही न्याय की कसौटी पर खड़े नहीं हैं, क्योंकि इसको कभी परिभाषित नहीं किया गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि पहले न्याय के आधार पर अधिकार परिभाषित करिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि न्याय के आधार पर एक नागरिक का जो संपत्ति अधिकार है वह केवल औसत सीमा तक ही तो हो सकता है। आप अगर इसको नहीं स्वीकार करते हैं तो कोई दूसरा फार्मूला बताइए।
इसलिए मेरा कहना, आप अमेरिका से छोड़ करके चीन की ओर जा रहे हैं लग रहा है। मैं चीन की ओर नहीं जा रहा हूँ, ये खास बात है, ये आपने ठीक पॉइंट उठाया। क्योंकि जो पूंजीवादी लोग हैं वे मुझे कम्युनिस्ट कहते हैं, और जो कम्युनिस्ट हैं वे मुझे पूंजीवादी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं जिसके बाईं ओर खड़ा हूँ, स्वाभाविक है वो मेरे दाईं ओर है, और जो मेरे दाईं ओर है मैं उसके बाईं ओर खड़ा हूँ। इसलिए स्टैंड पॉइंट का फर्क है। हाँ, मैं वास्तव में न्याय की कसौटी पर सही स्थान पर हूँ। लेकिन गड़बड़ क्या है कि वामपंथ बाईं ओर पटरी पर उतरता है, और जिसको हम दक्षिण पंथ कहते हैं, पूंजीवाद है, वो पटरी पर दाहिनी ओर उतरता है। यानी जो हमारी सामाजिक संरचना की गाड़ी है वो दोनों ही न्याय की पटरी से उतरे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि वह न्याय की पटरी पर चले और गाड़ी बिल्कुल दौड़ेगी, और जो परेशानियां खड़ी हो रही हैं वे समाप्त हो जाएंगी। हम ये कैसे मान लें कि जो लोग समाज का शोषण करके, समाज से एनक्रोच करके जो लोग बड़े हुए हैं, वो अपने पैसे को वापस समाज में फेंक देंगे, दे देंगे? जब हम अपने शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये उनका जो अधिकार है स्वामित्व का, ये कानूनों से पैदा होता है, और कानून बदल जाने से वह अधिकार, उसका स्वरूप बदल जाता है। इसलिए मैं कानून बदलने की बात कर रहा हूँ। आप टैक्स किन किन लोगों से हटाना चाहेंगे, किन किन लोगों से? मैं ये मानता हूँ कि उपभोग की किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। कार पर भी नहीं? किसी पर भी नहीं। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति का मौलिक संपत्ति अधिकार यह परिभाषित होना चाहिए। यानी मैं संपत्ति अधिकार को दो भागों में बांट रहा हूँ। एक आपका मौलिक संपत्ति अधिकार जिसे कोई कानून खारिज न कर पाए, और दूसरा वह जिसे आप अपने पुरुषार्थ, मेहनत, लगन और कौशल से अर्जित करते हैं। मौलिक संपत्ति यानी जो आप अमीरी रेखा तय कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और वो मैं मानता हूँ औसत सीमा तक संपत्ति रखने का अधिकार एक नागरिक का मौलिक संपत्ति अधिकार है, और उसको इसके लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यानी अगर मैं व्यवस्था की दृष्टि से बात करूं तो देश की संपत्ति को नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि यदि हम देश की संपत्ति को बांटते हैं जो उत्पादक संपत्ति है, सवाल ये उठता है कि रिलायंस हो, अंबानी हो, या जिन 38 औद्योगिक घरानों की आप बात करते हैं, या जिन 10 लाख लोगों की बात करते हैं जी, वो औसत संपत्ति से ज्यादा क्यों कमाएंगे? वो औसत संपत्ति से ज्यादा इसलिए कमाएंगे कि हम उनके उपभोग पर कुछ भी वो नहीं कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने मान लीजिए खूब कमाया और जितना खर्च कर दिया वो तो उनको मुफ्त में मिला, उसके ऊपर हमने कोई टैक्स की बात भी नहीं की, और फिर बाकी औसत सीमा से ज्यादा जो कुछ है उसका कल्पना करिए कि ब्याज की दर, मान लीजिए कल्पना की दृष्टि से कह रहा हूँ, हालांकि अगर ये फार्मूला अपनाया जाए तो ब्याज की दर और घट जाएगी, लेकिन मैं 10% भी मान लूं तो भी हमने 90% तो उसके लिए छोड़ ही दिया है। ये अन्याय नहीं है। आज की स्थिति में आप जिस टैक्स को मान रहे हैं वो इनकम टैक्स भी 30% तक है, और मैं कितने टैक्स की बात कह रहा हूँ? मैक्सिमम 10% की। तो मैं तो उससे ज़्यादा सुखी स्थिति की कल्पना कर रहा हूँ, और बल्कि मैं सिर्फ एक अंतर कर रहा हूँ कि आज के टैक्सेशन सिस्टम में हर व्यक्ति को झूठ बोलने का अधिकार मिल गया है। लेकिन सच्चाई के साथ आप सच्चाई के साथ सब अपना इनकम टैक्स जमा करते हैं? नहीं, मैं आपको एक बात की तरफ, मैं आपको बड़ी सीरियसली इस बात को कहना चाहता हूं कि इस समय देश में जितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, दुर्भाग्य से एक भी व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न सच्चा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपने जो सिस्टम बना रखा है, आपने जो संपत्ति संबंधी और टैक्स संबंधी कानून बना रखे हैं, वे सारे तर्कहीन हैं, वे सारे तथ्यहीन हैं, वे न्याय की, सत्य की कसौटी पर, सामाजिकता की कसौटी पर, व्यवहार की कसौटी पर, सब पर खोटे हैं। और इसलिए इस टैक्सेशन सिस्टम में, इस आर्थिक सिस्टम में नहीं, इस आर्थिक जो मौजूदा जो आर्थिक सिस्टम है उसमें खामी कहाँ देखी है? उस समय सबसे बुनियादी खामी है स्वामित्व की खामी। यानी हमने तथाकथित कानून बनाकर कोई आदमी किसी भी सीमा तक संपत्ति इकट्ठी कर सकता है। बिल्कुल, ये कानून अपने आप में गलत है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि एक व्यक्ति अपने कौशल से ज्यादा संपत्ति रखे, मैं उस पर रोक नहीं लगा रहा हूँ। मैं अमीरी रेखा को फिर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि औसत सीमा तक संपत्ति रखने का अधिकार यह नागरिक का मौलिक अधिकार है।
इसलिए इसे ही मैं अमीरी रेखा कह रहा हूँ। इससे ज्यादा धन जिसके पास है वो ज्यादा धन ही उसे अमीरों की श्रेणी में गिनाता है। यानी कुल मिलाकर रोशनलाल जी का कहना यह है कि गरीबी रेखा नहीं बल्कि अमीरी रेखा जो है उसको एक मानक बिंदु माना जाना चाहिए। यानी एक इंसान कितनी संपत्ति अधिकतम रख सकता है ये एक मानक तय होना चाहिए, और उसके बाद देश के जो होनहार लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो कितनी भी संपत्ति क्यों ना कमाएं, उसमें वो संपत्ति तो उन्हीं के पास रहेगी, लेकिन उनकी पूरी संपत्ति पर ब्याज की दर से एक कर लगाया जाए। ये 10% भी हो सकता है, और इस कर से जो एसेट इकट्ठा होगा, जो पूंजी इकट्ठी होगी, उसको हर महीने के हिसाब से देश के हर नागरिक में बराबर बराबर बांट दिया जाए। उसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जिस व्यक्ति ने वो पैसा दिया था या जिसके अकाउंट से वो पैसा गया था। कैसा लगेगा ये अर्थसार? क्या इस सार में से कुछ सार निकलेगा या ये संसार इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या कोई किसी तरह का दोष है मौजूदा जो आर्थिक न्याय है, आर्थिक प्रणाली है, और जो रोशनलाल जी कह रहे हैं वो कितना व्यवहारिक है? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल अगर आपको कोई अपनी राय देनी है तो स्क्रीन पर हमारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप अपनी समस्या को जानने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी ओपिनियन या सवाल करने के लिए आप रोशनलाल जी से सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार।